नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की कक्षाएं मिल रही थी। भारत की राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है, जो प्लेलिस्ट है, जो सीरीज है भारत की राज्य व्यवस्था की, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए आपके लिए लेके आए हैं। भाग नंबर 6 जो हमारा चल रहा था, उसी भाग नंबर 6 के आगे के अनुच्छेद। ठीक है, तो भाग नंबर 6 के अंदर कल हमने 199 तक कवर कर लिया था। आज 200 से लेके 212 तक के अनुच्छेद कवर कर लेंगे। शुरू से लेके एक एक अनुच्छेद को मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है और 200वां अनुच्छेद आज हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, यानी हमारी 50% की जो राज्य व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी आज। ठीक है, 50% जो राज्य व्यवस्था है वो हमारी आज क्या हो जाएगी, खत्म। तो देखते हैं अनुच्छेद नंबर 200 के अंदर क्या दे रखा है। अनुच्छेद 200, राज्यपाल को कानून बनाने की शक्ति है। राज्यपाल को क्या है, राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात करता है अनुच्छेद नंबर 200। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है तो वह घोषणा करेगा। जब राज्य का विधानमंडल होगा उसके द्वारा पारित, यानी राजस्थान के अंदर राज्य का विधानमंडल तो एक ही आता है, जैसे विधानसभा ही है, लेकिन विधानमंडल के अंदर दो सदन आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोनों के द्वारा पारित करके वो विधेयक किसके पास जाएगा, वो राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल घोषणा करेगा, विधेयक को स्वीकार कर सकता है राज्यपाल भी, उस विधेयक के ऊपर अपने साइन करके आगे भेज सकता है। वहां से असहमति के लिए रोक सकता है, अभी मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, आप दोबारा इसके अंदर करेक्शन करो। ठीक है, और 3 नंबर, प्रधानमंत्री के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना। ये इसकी क्या होती है, ये इसकी विटो पावर होती है और ये एक पावर है जो राज्यपाल को राष्ट्रपति के मुकाबले में थोड़ा अधिक शक्तिशाली बनाती है। भी वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, केंद्र सरकार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को होता है, देश के राष्ट्रपति को नहीं होता। राष्ट्रपति को क्यों नहीं होता, क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है ना, तो वो विधेयक किसके लिए आरक्षित रखेगा, किसी के लिए रक्षित नहीं रखेगा। अभी कोई यूएनओ के लिए तो रखेगा नहीं, राष्ट्रपति रखेगा तो खुद के लिए रख सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो राज्यपाल है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को अपने पास संरक्षित रख सकता है। इसके बाद में राज्यपाल को दो प्रकार की विटो प्राप्त है। विटो क्या होती है, एक प्रकार की विटो होती है निलंबकारी विटो। निलंबकारी विटो का क्या मतलब होता है, जब राज्यपाल किसी भी देश या किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो उसे निलंबकारी विटो कहा जाता है। किसी भी विधेयक को क्या बोला जाता है, किसी भी विधेयक को किसके लिए लौटा देता है, पुनर्विचार के लिए। भी देखो, विधानसभा, ये विधानसभा है राजस्थान की, इसने एक विधेयक पास करके कहां पे भेजा, प्लस राज्यपाल के पास में भेजा। किसके पास भेजा, राज्यपाल के पास में भेजा। तो राज्यपाल इस विधेयक को दोबारा इसके पास भेज दे, भी आप इस विधेयक के ऊपर पुनर्विचार करो, तो वो राज्यपाल की निलंबनकारी या निलंबकारी विटो के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, यानी उस पर निलंबनकारी विटो का उपयोग नहीं होता। निलंबनकारी विटो का उपयोग सिर्फ और सिर्फ संशोधन के विधेयक के अंदर ही होता है या साधारण विधेयक के अंदर होता है। जो विधेयक धन से संबंधित होगा तो धन से संबंधित विधेयक के ऊपर राज्यपाल अपनी निलंबकारी विटो शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी होती है अयंतकारी विटो। जब राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है, यानी यहाँ पे तो क्या हुआ, विधानसभा ने राज्यपाल के पास में भेजा और राज्यपाल ने वापस पुनर्विचार के लिए उसके पास भेज दिया। लेकिन अयंतकारी विटो के अंदर क्या होता है, विधानसभा ने राज्यपाल के पास में भेजा और राज्यपाल ने इस विधेयक को पास करने से साफ ही मना कर दिया, अभी मैं पास ही नहीं करूंगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये अयंतकारी विटो के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है तो उसे अंतकारी विटो कहा जाता है। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर अयंतकारी विटो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निलंबकारी अयंतकारी समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद में करते हैं अनुच्छेद नंबर 201। 201 के अंतर्गत क्या चल रहा है, 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित विधेयक। मैंने आपको बोला था राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में जो एक शक्ति है जो राज्यपाल को राष्ट्रपति से शक्तिशाली बनाती है, तो वो राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम पर आरक्षित रख सकता है। ठीक है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तो वह राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। यानी जब कोई भी विधेयक को राज्यपाल अपने पास राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है
तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या करेगा, अनुमति देगा या नहीं करेगा, इस चीज की घोषणा कौन करेगा, इस चीज की घोषणा राष्ट्रपति करता है। परंतु जहां धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथाशीघ्र राज्य के विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों के पास भेजे तथा अनुच्छेद 200 के पहले भाग में वर्णित है और लौटा दे। जब विधेयक को इस प्रकार लौटा दिया जाता है, यानी अगर धन से संबंधित कोई भी विधेयक है उसको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता। बाकी जो साधारण विधेयक है उन सभी को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर सदन के दोनों सदनों पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। यदि वह सदन या दोनों सदनों में संशोधन रहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति ने एक बार अनुमति देके जो विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के नाम के लिए आरक्षित रखा था, राष्ट्रपति ने उस पे साइन करके उसको विधानमंडल को दे दिया। विधानमंडल ने पुनः वो विधेयक इसको दे दिया, पुनः विधानमंडल ने राष्ट्रपति को राज्यपाल के पास में भेजा और राज्यपाल ने फिर से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया। तो फिर से वो कहां पे आएगा, फिर से विधानमंडल के अंदर आ जाएगा। अनुच्छेद नंबर 202, इसमें राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आम खास भाषा के अंदर क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। और इसका कहां पे वर्णन मिलता है, अनुच्छेद नंबर 202। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन कहां पे मिलता है, अनुच्छेद नंबर 202 के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय विवरण, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको सरकार का एक साल का प्राप्तियां यानी सरकार की कमाई और सरकार का खर्चा दोनों का लेखा जोखा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहते हैं। सामान्य परिभाषा इसकी ये होती है। राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाएगा। अभी राज्य की विधायिका के अंदर क्या आएगा, राजस्थान के अंदर तो विधानसभा ही आएगी ना, तो राज्य की विधायिका के अंदर राजस्थान के अंदर क्या आ जाएगी, विधानसभा आ जाएगी। और उत्तर प्रदेश, जैसे 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानमंडल आ जाएगा, वहां पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। इसके बाद में राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के साधनों के समक्ष उसे राज्य को उसी वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यानी बजट को विधानमंडल के अंदर रखवाने का काम किसका होता है, यह काम राज्यपाल का होता है। और एक वर्ष का लेखा जोखा होता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है सरकार का 5 साल का कार्यकाल होता है तो सरकार 5 साल का विवरण लेके ही आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। एक एक साल का अनुमानित आपकी प्राप्तियां होती है और अनुमानित ही खर्चे होते हैं, वो सारा लेखा जोखा इसके अंदर होता है। और इसको विधानमंडल के अंदर रखवाने का काम, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका होता है, राज्यपाल का होता है। वनडे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बजट को विधानमंडल के अंदर कौन रखवाता है, तो किसका काम होता है, ये राज्यपाल का। अनुच्छेद नंबर 203, विधानमंडल में अनुदान की मांग के संबंध में प्राक्कलनों में जिसके प्राक्कलन राज्य की संचित निधि में भारित व्यय से संबंधित है, विधानसभा के मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। अर्थात राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, यानी इस अनुदान का क्या मतलब निकलता है, किसी भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार से पैसे की मांग करना। जैसे शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री है तो शिक्षा विभाग के अंदर आपको पैसे की जरूरत है, आपने कोई नई नीतियां लागू करनी है तो उसके लिए आपको पेमेंट की आवश्यकता है। तो वो जब सरकार से मांग करोगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको अनुदान बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में प्राक्कलन यदि अन्य व्यय से संबंधित है तो वह विधानमंडल के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधानमंडल को शक्ति होगी कि वह किसी भी मांग की अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे। इस चीज की शक्ति तो किसको प्राप्त है, विधानमंडल को ही होती है, आप सभी को पता है। ठीक है। अथवा किसी मांग को उसके विनिर्दिष्ट रकम को कम करके या अनुमति दे। अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी आपको अगर धन चाहिए विधान राज्य की संचित निधि से तो किसकी सिफारिश पे मिलेगा, राज्यपाल की सिफारिश पे मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 204, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का क्या मतलब होता है, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों को विनियोग विधेयक के उपबंध करने के लिए पुनर्स्थापित किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए सड़क मंत्री है राजस्थान के, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है। इन्होंने 500 करोड़ रुपए एक बार ले लिए, भी मेरे को 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है तो 500 करोड़ रुपए एक बार अनुदान की मांग कर दी तो सरकार ने दे भी दिया।
अभी 500 करोड़ रुपए से सड़क 100 किलोमीटर का टारगेट था, लेकिन सड़क बनी 70 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बनी? 70 किलोमीटर सड़क बनी। 30 किलोमीटर का जो टुकड़ा बच गया उसको कंप्लीट करने के लिए इनके द्वारा क्या लाया जाएगा? विनियोग विधेयक लाया जाएगा। यानी बचे हुए काम की पूर्ति के लिए मांगा गया धन उसके किसके अंतर्गत आता है? विनियोग विधेयक के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नंबर 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अनुदान अधिक अनुदान की मांग। यदि विवरण 204 के उद्यमियों के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए खर्च की जाने वाली वास्तविक राशि उस पर उस वर्ष के लिए किसी भी कानूनी द्वारा संचालित की जाती है या जब आवश्यक है उत्पन्न हुई है, तो नई सेवा के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल हो जाएगा। यानी आपको एक बार अनुदान मिल गया, फिर आपने विनियोग विधेयक से भी पैसा निकाल लिया, फिर भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो अनुपूरक या अतिरिक्त अधिक अनुदान की मांग आप कर सकते हो। सेकंड लाइन इसके अंदर क्या दे रखी है? यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर और उस वर्ष के दौरान एक भी राशि से अधिक राशि खर्च नहीं की गई है, तो राज्य के विधानमंडलों के सदनों के संबंध में एक और विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। उसे लागत या उद्यम राशि राज्य के विधानसभा में अतिरिक्त मांग पेश करने का कारण और सामान्यतः मामला भी जाना जाएगा। ठीक है, आपको एक बार अनुदान दे दिया, फिर विनियोग विधेयक से भी आपने पैसा ले लिया और अभी आप फिर अधिक अनुदान की मांग कर रहे हो, तो फिर इस मांग के लिए आपसे इसका मूल कारण पूछा जाएगा। 202 और 203, 204 में प्रयोजित ऐसे किसी भी विवरण और व्यय की मांग के संबंध में और ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की सम्मिलित निधि या संचित निधि से धन विनियोग को विशेष करने वाले किसी भी कानून के संबंध में प्रभावशाली होंगे। यानी अगर आपको धन दे दिया जाता है तो आप उस काम को करने के लिए प्रभावशाली होंगे। ऐसी मांग के अनुदान के संबंध में, जिसका अर्थ है कि अनुदान की मांग तथा घटक निधि के धन के विनियोग के अधिकार के लिए बनाए रखने के वैध कानून के संबंध में अनुदान राज्य के ऐसे व्यय या विवरण को पूरा करना होगा। यानी लास्ट अनुदान मिलेगा जो आपका अधिक अनुदान की, जो मैंने आपको अभी करवा रहा हूं ना, अधिक अनुदान, इसके बाद में आपको एक ही काम के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। इस अध्याय में पूर्वगामी उपबंधों के लिए किसी बात के होते हुए किसी राज्य की विधानसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तथा संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि को पारित होने तक अग्रिम देने की प्रक्रिया है। जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जाती जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतः कर दिया जाता है, तो राज्य की संपत्ति स्रोतों और अप्रत्याशी मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की सिफारिश करते हैं। यानी किसी भी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए तो आप मांग कर सकते हो। यही बात 206 नंबर का भाग 1 बोल रहा है। किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा, यानी जो आप एक बार आपने काम चालू कर लिया या एक साल के अंदर जो आपने योजना बना ली, वो चालू सेवा के अंतर्गत आएगी। चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, ऐसा कोई अपवाद अनुदान करने की शक्ति होगी। यानी एक बार आपने जैसे साल का आपने टारगेट बनाया 20 साल 1000 करोड़ रुपए का विकास के मुद्दों के ऊपर 1000 करोड़ रुपया लगाना है। ठीक है, एक बार आपने डिमांड रख दी जब आपने बजट प्रस्तुत किया, लेकिन आप पेमेंट खर्च कर रहे हो, कितनी कर रहे हो? 1500 करोड़। 1000 करोड़ का टारगेट था, 1500 करोड़ रुपए लगा रहे हो, तो फिर वो अपवाद अनुदान के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, फिर विधानमंडल के ऊपर आपकी विपक्षी पार्टी आपसे सवाल जवाब करने लग गई, 500 करोड़ रुपए किधर से लेके आ रहे हो, क्यों चाहिए आपको? वो सारा सिस्टम आप सभी को पता है, मैंने प्रक्रिया पूरी तरह से समझाई हुई है। ठीक है, अनुदान किए हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने के लिए राज्य की विधानमंडल में शक्ति होगी। इसके बाद में अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, यानी वित्त विधेयक होते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान, कुछ विशेष उपबंध दिए जाते हैं। किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश पर ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। यानी धन विधेयक से संबंधित कोई भी काम होगा तो वो राज्यपाल की सिफारिश से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, अन्यथा नहीं होगा।
ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी एक कर घटाने या उत्साहन करने के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन में प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। यानी एक बार आपने अनुदान की मांग कर ली, उसके बाद में विनियोग विधेयक से पैसा निकाल लिया, उसके बाद में अधिक अनुदान कर लिया, इसके बाद में आपको एक ही काम को पूरा करने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। यानी इसके अधीन आपको सिफारिश की अपेक्षा नहीं की जाएगी। सिर्फ एक ही काम को करने के लिए आपको 3 बार पैसा दिया जाता है, जिसमें एक बार तो आप अनुदान की मांग करोगे। किसकी मांग करोगे? अनुदान की। दूसरा विनियोग विधेयक, जो मैंने आपको बताया, विनियोग विधेयक की मांग करोगे। तीसरा अधिक अनुदान की मांग करोगे। तीसरा अधिक अनुदान की मांग करोगे। और ये 2 विनियोग विधेयक तक तो ठीक है, लेकिन अधिक अनुदान की मांग करोगे तब आपको लिखित के अंदर विधानसभा के अंदर कारण देना होगा भी पैसा कैसे चाहिए। कोई विधेयक संशोधन उक्त विषयों में किसी भी विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण में नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या दंडनीय शास्तियों या अधिरोपण अथवा अनुप्रीतियों की फीसों के लिए या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करने या संदाय उपबंध करता है, अथवा इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकृत या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण या उत्साहन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन का उपबंध करता है। 3-4 कारण जो मैंने आपको बताए थे सेम वही इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद में 3 नंबर, जिस विधेयक को अधिनियमित या प्रवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा। यानी जिस विधेयक को अधिनियमित यानी दोबारा या परिवर्तित, जिस विधेयक के अंदर परिवर्तन करने के लिए राज्य की संचित निधि से धन निकाला जाएगा, वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन में राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की गई हो। यानी अगर आप दोबारा मांग कर रहे हो तो आपको राज्यपाल की सिफारिश चाहिए, और पहले अनुदान की मांग की थी तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही आप इसके विधानमंडल के अंदर रख सकते हो। इसके अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम, इसके कुछ नियम होते हैं। इस संविधान उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया को, अपने कार्यों को संचालन विनियमन के नियम बना सकेगा। यानी पूरी प्रक्रिया के अंदर दोनों के दोनों जो होते हैं सदन होते हैं विधानमंडल के, कोई भी सदन इनमें से नियम बना सकता है। जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रांत के अधीन मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम स्थायी आदेश प्रवर्त थे, ऐसे उत्पारणों या अनुकूलनों अधीन रहते हुए उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति या विधानमंडल का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति पूरा करेगा। क्या करेगा? सभापति। यानी जो भी नियम आपने बनाए हैं या जो नियम नहीं बनाए हैं, जैसे आपने नियम बनाना शुरू किया लेकिन उस काम को कंप्लीट नहीं किया, तो उस काम को कंप्लीट कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा या विधान परिषद का सभापति करेगा। राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों के परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया से नियम बना सकते हैं। राज्यपाल विचार विमर्श करेगा विधान परिषद के सभापति से और विधानसभा के अध्यक्ष से। 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्यों संबंधी क्या है? वित्तीय कार्यों संबंधी विधि द्वारा विनियमन करना। किसी राज्य के विधानमंडल या वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के लिए प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित या राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया, कार्य संचालन या विनियोग विधि द्वारा कर सकेगा। विनियोग विधि द्वारा कर सकेगा। इसके बाद में 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानमंडल या विधानमंडल के अंदर कौन कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? भाग नंबर 17, मैंने आपको 22 भाग करवाए थे ना, 22 भाग है इसके। भाग नंबर 17 में किसी बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 348 के संबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में से हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। दोनों में से आप एक भाषा रख सकते हो जो आपको बेटर आती हो, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए आज्ञा
या दे सकता है। यानी कोई भी अगर विधायक या कोई भी सांसद अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो उसको पहले विधायक उससे अध्यक्ष या सभापति से क्या लेनी होगी, आज्ञा लेनी होगी। वैसे आमतौर पे किसका उपयोग किया जाता है, हिंदी या अंग्रेजी का वर्णन कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद 348 भाग नंबर 17 के अंदर। जब राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते हो हिंदी में ही, हिंदी या अंग्रेजी में ही बात कर सकते हो। मातृभाषा का उपयोग करोगे तो आपको अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेनी होगी। सेम कंडीशन संसद के अंदर होती है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। 211 के अंदर क्या बोल रहा है, विधानमंडल में चर्चा का निर्बंधन सुप्रीम कोर्ट या किसी भी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने धर्म के अनुसार आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल पर कोई चर्चा नहीं होगी। यानी राज्य विधानमंडल क्या कर रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा, इसके बारे में चर्चा सुप्रीम कोर्ट और राज्य के हाई कोर्ट के अंदर कोई भी चर्चा नहीं होगी। और न ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है इसकी चर्चा विधानमंडल के अंदर होगी। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था। और यहाँ पे भी देख लेना, जब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के अंदर किसी भी न्यायाधीश या अपने कोई भी काम हो रहा है उसकी चर्चा विधानमंडल में नहीं होगी, और विधानमंडल के अंदर कोई भी काम हो रहा है उसकी चर्चा कहाँ पे नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर उसकी चर्चा नहीं होती। अनुच्छेद नंबर 212, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। यानी विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में बताया गया है। राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विनियमितता की प्रक्रिया की किसी अभिकथित या अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी विधानमंडल की किसी भी प्रक्रिया, मैंने आपको अभी बताया विधानमंडल के अंदर कोई भी प्रक्रिया चलेगी उसका विवरण या उसका लेखा जोखा हाईकोर्ट या उसकी चर्चा हाईकोर्ट के अंदर नहीं की जाएगी। राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा इसके अधीन या उस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन या विनियमित करने के लिए अथवा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के अपने प्रयोग के विषय में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का आपस के अंदर कोई मेल नहीं है। न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी। अगर दोनों ही मिल जाएंगे तो फिर तो देश का सिस्टम बिगड़ जाएगा, राज्य का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। कैसे अलग अलग रखा गया है मैंने आपको बताया है। कार्यपालिका और विधायिका का काम होता है कानून बना के लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है भी जो विधायिका और कार्यपालिका काम कर रही है वो संविधान के दायरे के अंदर रह के कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। हमने किया था 200 से लेके 212 तक आज हमारे कवर हो चुके हैं। कल हम शुरू करेंगे 213 से आगे। ये नानक क्लासेस का प्ले स्टोर ऐप मिल जाएगा आपको यूट्यूब उसके ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर। इसके अंदर हमारी आप देख लेना अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका टॉपिक वाइज से टेस्ट डेली आपको मिलते हैं। तो आपको जिस भी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी आपने कहाँ तक कर रखी है उस सब के बारे में पता कर सकते हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।